आइए सुनते हैं अल्फांस तोदे की लिखी कहानी आखिरी पार्ट। उस दिन मुझे स्कूल पहुंचने में देर हो गई थी। मैं डर रहा था कि मुझे मास्टर जी ज़रूर डांटेंगे। हमारे फ्रेंच भाषा के मास्टर जी एम हैमेल ने हमें व्याकरण के नए पाठ के नियम याद करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि आज स्कूल ही न जाऊं और खेतों में खेलता रहूं। दिन बहुत गर्म था। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। आरे की मिल के पीछे जर्मनी के सैनिक कवायद कर रहे थे। यह सब मुझे व्याकरण के नियमों से कहीं अधिक ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह अपने दिल पर काबू पाया और उस लुभावने वातावरण को छोड़कर मैं जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ चल दिया। जब मैं टाउन हॉल की तरफ से गुजरने लगा तो मैंने सूचना पट के सामने भीड़ लगी देखी। पिछले 2 सालों से हमारी सारी बुरी खबरें इस सूचना पट पर ही लगाई जा रही थीं, जैसे हमारी हार की खबर, अनुचित मांगे, सैनिक आदेश, सब इसी सूचना पट पर देखने में आते थे। सूचना पट के सामने भीड़ लगी देखकर मुझे हैरानी हुई, पर मैं सूचना पट देखने के लिए रुका नहीं। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही थी। वास्टरलू हार के वहाँ अपने एक शागिर्द के साथ खड़ा सूचना पट पढ़ रहा था। जैसे ही मैंने चौराहा पार किया, वह जोर से चिल्लाकर मुझसे कहने लगा, बच्चे इस तरह भाग क्यों रहे हो? अभी तो स्कूल लगने में देर है। मैंने सोचा शायद वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए उसकी बात पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और स्कूल की तरफ दौड़ लिया। जब मैं स्कूल के मैदान में पहुंचा तो बहुत हाँफ रहा था। स्कूल लगने से पहले कमरों में इतना अधिक शोर होता था कि वह शोर सड़क पर सुनाई ही देता था। डेस्क खोलने और बंद करने की आवाज़ें आती रहती थीं। छात्र अपने कानों में उंगलियां देकर ज़ोर ज़ोर से पाठ याद किया करते थे। तब मास्टर जी आकर अपने डंडे को ब्लैकबोर्ड पर मारकर उन्हें चुप कराते थे। मैंने सोचा मैं इसी शोरगुल के बीच चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाऊंगा, लेकिन उस दिन सारे स्कूल में एक तरह की शांति छाई हुई थी, जैसे रविवार या कोई छुट्टी का दिन हो। मैंने अपनी कक्षा की खिड़की से भीतर झांककर देखा। मेरे सहपाठी अपने अपने डेस्क पर बैठे थे। हैमल मास्टर जी अपने हाथ में डंडा लिए इधर उधर घूम रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलकर उस चुप्पी के वातावरण में चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठना था। मैं बहुत घबरा रहा था, मुझे शर्म भी आ रही थी, पर मेरा डर और घबराहट थोड़ी ही देर में लुप्त हो गई जब मैंने देखा कि मास्टर जी मेरी तरफ बिना गुस्से के बहुत शांत भाव से देख रहे हैं। फिर वह धीरे से बोले, फ्रेंच, जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठो, हम आज का पाठ शुरू करने ही वाले थे। मैं तेज़ी से जाकर सीट पर बैठ गया। जब मैं थोड़ा संभला तो मैंने देखा कि मास्टर जी उस दिन अपना हरा कोट, झालरदार कुर्ता, रेशमी कशीदे वाली काली पतलून पहनकर आए हैं। यह ड्रेस वह सिर्फ खास अवसरों पर ही पहना करते थे। सारी कक्षा में एक अजीब तरह की चुप्पी छाई हुई थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी कुछ गांव वालों को देखकर हुई, जो हम बच्चों की ही तरह चुपचाप बेंचों में बैठे हुए थे। बूढ़ा हासर भी अपनी तिकोनी टोपी पहने बैठा था। पुराना मेयर, पुराना डाकिया आदि कई और लोग भी वहाँ बैठे थे। वह सब उदास थे। हासर अपने साथ एक फटा पुराना कायदा लाया था। वह उस कायदे को अपने घुटनों पर रख कर अपने मोटे शीशे वाले चश्मे की सहायता से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। तभी मास्टर जी अपने तख्त पर चढ़ गए और धीमी और उदास स्वर में कहने लगे, बच्चों, आज मैं तुम्हें आखिरी पाठ पढ़ाऊँगा। हमें बर्लिन से आदेश मिला है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब से जर्मन भाषा पढ़ाई जाया करेगी। कल से तुम्हें नए मास्टर जी पढ़ाने आएंगे। आज का पाठ मातृभाषा फ्रेंच का आखिरी पाठ है। तुम सब इसे ध्यान से पढ़ना। मास्टर जी के मुंह से यह सुनकर मैं अवाक रह गया। अब मेरी समझ में आया कि सूचना पट पर जरूरी यही आदेश लगा होगा। मातृभाषा फ्रेंच का आखिरी पाठ, लेकिन अभी तो मुझे फ्रेंच भाषा अच्छी तरह लिखनी भी नहीं आती। मुझे लगा अब मैं कभी अपनी भाषा नहीं सीख सकूँगा। मैं अफसोस करने लगा कि मैंने कितने सारे दिन पढ़ने के बजाय स्कूल से भागकर चिड़ियों के अंडे फोड़ने या इधर उधर घूमने या फिर खेलकूद में व्यर्थ ही बिता दिए थे। मेरी जो किताबें पहले मुझे कांटों सी चुभती थीं और भार दिखाई देती थीं, अब अचानक वे ही मुझे बहुत प्यारी लगने लगीं।
व्याकरण की किताब और इतिहास, अब इनसे बिछड़ना मुझे भारी लगने लगा। हैमल मास्टर जी भी आज मुझे अच्छे लग रहे थे। उन्होंने मुझे ना जाने कितनी ही बार अपने डंडे से पीटा था, लेकिन वह सब मेरे ध्यान से उतर चुका था। यह ख्याल कि वे जा रहे हैं और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, उनके प्रति अनजाना मोह जगा रहा था। हैमल मास्टर जी इस आखिरी पाठ को पढ़ाने के लिए अपने सबसे अच्छी पोशाक पहनकर आए थे। काश इस आखिरी दिन मैं भरी कक्षा में व्याकरण के उस पाठ के सारे नियम सुना सकता। लेकिन जब मास्टर जी ने मुझसे उस पाठ से संबंधित एक प्रश्न पूछा तो मुझे एक भी शब्द नहीं आया। मैं खड़ा रहा, मेरे पैर कांप रहे थे, शर्म के मारे मैं सिर न उठा सका। तभी मास्टर जी बोले, फ्रेंच, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, ना तुम्हें झिड़कूँगा, ना ही तुम पर गुस्सा होऊंगा, और आज यही तुम्हारी सज़ा है। तुम रोज़ सोचते रहे कि जल्दी क्या है, पाठ कल याद कर लेंगे। कल पर टालने का यह नतीजा निकला कि तुम्हें अपनी मातृभाषा बोलनी और लिखनी तक नहीं आती। हम अल्सेस के लोगों में यही तो कमी है। हम हमेशा पढ़ाई को कल पर छोड़ देते हैं। जो विदेशी लोग बाहर खड़े हैं वे हम पर ताना कसेंगे, तुम अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो और तुम्हें अपनी भाषा भी लिखनी पढ़नी नहीं आती। मेरे प्यारे फ्रेंच, उन्होंने आगे कहा, इसमें केवल तुम ही कसूरवार नहीं हो, यह हम सबकी कमजोरी है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी पढ़ाई की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। वे तो तुम्हें किसी खेत या मिल में काम करने के लिए भेजते रहे ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। फिर केवल उनका ही कसूर नहीं, मैंने भी तो अपने कर्तव्य में कमी दिखाई। मैं भी तो कई बार तुम्हें बजाय पढ़ाने के अपनी बगिया में पानी देने के लिए भेज देता था, और जब कभी मैं मछलियाँ पकड़ने जाता तो तुम्हें छुट्टी दे देता था। फिर मास्टर जी हमें फ्रेंच भाषा के बारे में बताने लगे। बोले, फ्रेंच दुनिया की सबसे अच्छी प्यारी भाषा है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा की रक्षा करें, उसे भूलें नहीं, क्योंकि गुलाम लोगों के पास अपनी गुलामी से मुक्ति पाने की चाबी उनकी भाषा ही होती है। फिर उन्होंने व्याकरण का वह पाठ पढ़ाना शुरू किया। मैं हैरान रह गया कि अब मुझे सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ रहा था। वह जो पढ़ा रहे थे वह मुझे बहुत आसान लग रहा था। मैंने कभी उन्हें इतने ध्यान से नहीं सुना था, और शायद उन्होंने भी कभी इतने धैर्य से पढ़ाया नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह जाने से पहले अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहते हों। व्याकरण के बाद लिखने की बारी आई। मास्टर जी पहले ही से कोरे पन्नों पर खाने खींच कर लाए थे। उनके गोल अक्षरों में हर पृष्ठ पर ऊपर की लाइन में लिखा था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। वे अक्षर हमें डंडों की तरह दिखाई दे रहे थे। सारी कक्षा में शांति छाई हुई थी। कक्षा में केवल कागज़ के ऊपर कलम से लिखने की आवाज़ें आ रही थीं। अचानक कक्षा में ढेर सारी मक्खियाँ घुस आईं, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि छोटे से छोटा लड़का भी पढ़ने में लगा था। बीच बीच में मैं अपने कागज़ पर से नज़रें उठाकर मास्टर जी की तरफ देखता तो पाता कि मास्टर जी अपनी कुर्सी पर बिल्कुल शांत बैठे हैं और अपने चारों तरफ की चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं, मानो स्कूल की सारी चीज़ों की याद अपने साथ ले जाना चाहते हों। आखिर उन्होंने 40 साल तक इसी स्थान पर बैठकर बच्चों को पढ़ाया था। स्कूल की चीज़ों में शायद ही कोई परिवर्तन आया हो। बेंचों और डेस्कों पर पॉलिश कर दी गई थी, पर वे काफ़ी पुराने हो गए थे। कमरे के बाहर मैदान में अखरोट का पेड़ था, जो अब काफ़ी बड़ा हो गया था। हाफ की बेल भी, जो हैमल मास्टर जी ने खुद अपने हाथों से लगाई थी, काफ़ी बढ़ गई थी। खिड़की के चारों तरफ फैलती हुई छत तक पहुंच गई थी। हैमल मास्टर जी को यह सब छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा था। दूसरे कमरे में से हैमल मास्टर जी की बहन के इधर उधर चलने की आवाज़ आ रही थी। वह सामान बांध रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन सुबह ही देश छोड़कर हमेशा के लिए जाना था। लेकिन फिर भी हैमल मास्टर जी हिम्मत बांधे कक्षा में बैठे थे। कक्षा का समय पूरा होने का इंतज़ार कर रहे थे। लिखने के बाद इतिहास पढ़ने की बारी आई। फिर कक्षा के छोटे बच्चे बा, बे, बी, बो, बू गाने लगे। वे एक साथ गा रहे थे। कमरे के पीछे की तरफ बूढ़े हासर ने अपना चश्मा पहन लिया था। उसने अपने दोनों हाथों में किताब उठाई और अक्षरों को पढ़ने लगा। वह भी बहुत भावुक हो रहा था और बहुत मुश्किल से पढ़ पा रहा था। उसकी आवाज़ काँप रही थी। हम उसकी आवाज़ सुनकर हंसना भी चाहते थे और रोना भी। कक्षा का वह आखिरी दिन मैं कभी नहीं भूल सकता।
अचानक गिरजाघर के घंटे ने 12 बजाया। जर्मनी के सैनिकों ने कवायद बंद कर दी और हमारे कमरे की खिड़की के नीचे की तरफ भोंपू बजाने लगे। हैमल मास्टर जी थके मांदे उठे। मैंने उन्हें कभी इतना उदास नहीं देखा था। दोस्तों, वह बोले, दोस्तों, मैं लेकिन कोई चीज़ उन्हें रोक रही थी। वह अपना वाक्य भी पूरा ना कर सके। फिर वह ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े। उन्होंने चाक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वह दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो गए और बिना एक भी शब्द बोले हाथ से इशारा करके कहने लगे, अलविदा, अब तुम जा सकते हो।